नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको को अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। गोवा में शेरगांव मंदिर यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 26 अन्य लोग घायल। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात कर ली स्थिति की जानकारी। पाकिस्तान ने देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से की फायरिंग। भारतीय सशस्त्र बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में हुआ बैन। फेव समिट के तीसरे दिन आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित हैंडबुक की जाएगी जारी। सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी होगा आयोजन। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। एंथनी अल्बनीज़ी की लेबर पार्टी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको का अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंगोला के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका विशेष स्वागत किया गया और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अंगोला के राष्ट्रपति का भारत दौरा 48 साल बाद हो रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कल राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर आधारित है। भारत अंगोला के संबंधों में इस यात्रा से नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि 4 दशक हैं दोनों देशों के बीच, और किस तरह से एक नई गाथा लिखेंगे ये हम सब देखेंगे। भारत ने अंगोला के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका समर्थन किया। इसके साथ ही 1985 में अंगोला के साथ जो राजनयिक संबंध हैं वो स्थापित किए गए। वहीं भारत की अगर बात की तो अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है अंगोला। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में नए संबंधों को मजबूती मिलेगी, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से अंगोला बेहद अहम, और 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच रहा 2023-24 के बीच। अंगोला भारत का 8वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, यानी क्रूड ऑयल के लिहाज से। प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध है अंगोला और भारत के बीच, और अंगोला में करीब 8,000 से ज़्यादा भारतीय निवासी निवास करते हैं, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है 8,000 उनका आंकड़ा है। तो भारत अंगोला के संबंधों को नई ऊर्जा मिलती हुई, जहां हम बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें तो लगातार ये बढ़ता हुआ,
और ऊर्जा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में अंगोला एक अहम साझेदार साबित हो सकता है। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर अंगोला के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है।
भैया हिलाओ मत प्लीज। Excuse me. Excuse me. Diretor, prefeito. Diretor. Diretor. Allez. Diretor, prefeito. Bom dia a todos. Nós acabamos de chegar à cidade de Nova Delhi, capital da República da Índia, para realizarmos uma visita de Estado que não se realiza há cerca de 38 anos, desde o momento em que o presidente José Eduardo dos Santos, antigo presidente da República de Angola, pisou o solo indiano para, na altura, estabelecer e reforçar as relações entre os nossos dois países. Nós vemos esta nossa visita como um sinal do interesse que Angola tem e que acreditamos ser recíproco em reforçar os laços de amizade e de cooperação entre os nossos dois países. Estamos muito agradecidos
pela forma amigável e muito hospitaleira como fomos recebidos ontem a nossa chegada aqui, pelas autoridades e pelo povo indiano. Muito obrigado. Good morning. We have just arrived at the city of New Delhi, which is the capital city of the Republic of India, to hold this state visit, which is taking place after 38 years when President José Eduardo dos Santos, the former president of the Republic of Angola, came to the Indian soil to establish and strengthen the bilateral relations between the two countries. We see this visit as a signal which is very important for Angola, with interest which we believe is reciprocal, in order to strengthen the bonds of friendship and cooperation between our two countries. So we are very thankful for the friendly and hospitable manner how we've been received since yesterday we arrived by the Indian people and authorities in this soil. Question? तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें, जहां अंगोला के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया है। यहाँ वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं, विशेष प्रतिनिधिमंडल जिनसे मुलाकात की गई। और अब से कुछ ही देर में हम देखेंगे कि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं, जिसमें हम अगर देखें तो ख़ासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र, तकनीक, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स हैं। राष्ट्रपति लोरेंको ने यहाँ कहा कि अंगोला भारत के लिए अहम साझेदार देश है और सबसे बड़ी बात यह कि व्यापारिक तौर पर तीसरा सबसे बड़ा भागीदार देश, और लगातार दोनों के बीच आर्थिक रणनीतिक जो साझेदारी है उसके 40 वर्षों की वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से दोनों देशों के बीच के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते और एक नए स्तर पर जाते हुए दिखेंगे इस यात्रा के दौरान। तो आगे भी इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपसे साझा करते रहेंगे। और आइए बात करते हैं गोवा के शिरगांव में, जो श्री लेरई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 24 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलम अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी भीड़ के बीच अफरा तफरी मची, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति हुई और ये हादसा पेश आया। ये इंसिडेंट जो हुआ ये दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके
सेंटर से भी वो देने का कहा, लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने गोवा हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, गोवा के शिरगांव में भगदड़ की वजह से जो मौत हुई है उनसे व्यथित हूँ। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री ने गोवा के शिरगांव मंदिर यात्रा में हुए हादसे के बाद की स्थिति की जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसकी जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने एक्स पर देते हुए लिखा, आज सुबह शिरगांव में लड़ाई यात्रा में हुई भगदड़ से बहुत दुखी हूँ। मैं घायलों से मिलने अस्पताल गया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे बात की और स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हर बीते दिन के साथ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार 9वें दिन पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर्स में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बीच वायुसेना ने कल रात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर अपनी संचालन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन में वायुसेना के राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। साथ ही वायुसेना के मालवाहक विमानों C-130J, सुपर हर्क्यूलिस और AN-32 विमानों और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने भी एयर शो में भाग लिया। युद्ध के दौरान आपातकालीन अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई पट्टी को वैकल्पिक रनवे के रूप में उसकी दक्षता को जांचने के लिए एयर शो का आयोजन दिन और रात में किया गया है। इस दौरान आसमान को चीरते हुए विमानों की गर्जना और हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखने वाले वायु सैनिकों का जो शौर्य है, सेना के तमाम अधिकारियों समेत दूर दराज गांव में रहने वाले तमाम लोगों ने देखा। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा के नेताओं ने। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको पता ही नहीं लग रहा। अभी दुर्भाग्य, इतना बड़ा कांड हो गया, उनको दिख नहीं रहा क्या इतना बड़ा अटैक हुआ। इतना बड़ा पहले हो गया था, उरी का इतना बड़ा अटैक हुआ था, उनको वो भी दिखाई नहीं दिया। ये तो भाषा इस प्रकार की बोलते हैं कि शायद ये दूसरे कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे। जब पूरा देश सेना के पीछे एक मुष्ट खड़ा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति करेगी आतंकवाद को, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। 370 हो, 26/11 हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और भारत की सेना पर, भारत के सुरक्षा बलों पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाकर उनके मनोबल पर चोट करते हैं। ये दिखाता है कि ये INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये PPP, पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है।
कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने केवल राजनेताओं के खिलाफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनल्स के खातों पर भी कार्रवाई की और ये कार्रवाई लगातार जारी है। मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज तीसरा दिन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक को जारी करने वाला है। ये मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर समयबद्ध, विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यापक डेटा की जरूरत को लेकर सरकार की संजीदगी को दर्शाता है, क्योंकि मीडिया और मनोरंजन सेवा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की अपार क्षमता मौजूद है। ताज़ा अनुमान के अनुसार मीडिया और मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें 2027 तक 7% की दर से CAGR को 3,607 बिलियन रुपए तक पहुंचाने की उम्मीद है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें नवीनतम रुझानों, नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होगा। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय समुदाय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि करना है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।